बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे बच्चे, एज यू ऑल नो दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव completely we are completely done with the section of basic chemistry, alhamdulillah, and we have finished the chapter of moles and stoichiometry as well. And in the previous class, finally we managed to step into the first significant section of chemistry rather than a chapter, and that is the section of inorganic chemistry for all of you. बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ब्रीफ किया था कि ये सेक्शन से केमिस्ट्री मेक और ब्रेक सिचुएशन में आ जाती है. वी कुड हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक एज वेल, लेकिन ऑर्गेनिक इज हैज टू बी डन इन अ कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूस फ्लो में करनी होती है, एंड वो फ्लो हमारा डिस्टर्ब होता है दिसंबर जनवरी के दरमियान में, एंड दैट इज व्हाई वी चोज टू डू दिस सेक्शन इन पर्टिकुलर. अब इस सेक्शन का जो लेआउट है, हर एक बच्चा जो क्लास ले रहा है, हर एक बच्चा जो क्लास में शुरू से मौजूद है या बाद में आया है, तो बेटा उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे. ये सेक्शन टोटल 5 चैप्टर्स का सेक्शन है, और इन 5 चैप्टर्स में हम पहला चैप्टर द पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. पहला सेशन आपको पीरियोडिक टेबल का दिया गया है, और आज इसका बहुत ही ज्यादा इनरिच किस्म का, मजेदार किस्म का सेशन आप अटेंड करने जाओगे. तो लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिव्यू. हमने सबसे पहले आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है. तो आप सब ने केमिस्ट्री जब भी पढ़ी है, साइंस जब भी पढ़ी है, तो अपनी साइंस की बुक में या केमिस्ट्री की बुक में आपने इस तरह का एक टेबल बना हुआ देखा होगा, और यही टेबल क्या कहलाता है बेटा? पीरियोडिक टेबल कहलाता है. व्हाट इज दिस पीरियोडिक टेबल? इट इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स with increasing order of their atomic number. You should all know कि यहाँ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, ये किस रेफरेंस में की गई है? एटॉमिक नंबर के रेफरेंस से की गई है, इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स. इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स का सेंस क्या था? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको वर्टिकल कॉलम्स नजर आते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स. और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको नजर आती हैं, इन्हें हम क्या कहते थे? पीरियड्स कहते थे. और फिर ग्रुप के हवाले से हमने आपको बताया था कि ग्रुप की जो नंबरिंग है वो 2 रेफरेंसेस को यूज करके की जाती है. रेफरेंस नंबर 1 इज द रोमन रेफरेंस. रोमन रेफरेंस में जब आप नंबरिंग करते हैं तो 1 से लेकर 8 तक के ग्रुप हैं, जबकि जब आप न्यूमेरिक नंबरिंग करते हैं तो 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स कंसिडर किए जाते हैं. उसके बाद मेरे बच्चों, आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बताई गई थी, जो कि एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए. यानी इररिलेवेंट कि आप सब्जेक्ट में कितने अच्छे हैं, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में ये पता होना चाहिए. और ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री में जगह जगह आपको बहुत काम आ जाती हैं. एंड दैट इज कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, इनकी स्टेट्स क्या क्या है. तो आप जानते हैं कि एलिमेंट्स 3 कॉमन स्टेट्स में होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो मेरे बच्चे, एवरीबडी इन द क्लास शुड नो कि पीरियोडिक टेबल किससे भरा हुआ है मेरे बच्चे? सॉलिड से भरा हुआ है. पीरियोडिक टेबल में सारा लेफ्ट साइड सॉलिड है, सारा सेंटर भी सॉलिड है, और सारा राइट साइड भी, राइट का भी जो शुरू का पार्ट है, ये भी सॉलिड है. यानी इररिस्पेक्टिव कि यू नो द एलिमेंट और यू डोंट नो द एलिमेंट, यू शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ द एलिमेंट. तो ये सारे सॉलिड्स हैं. फिर सॉलिड के बाद लिक्विड्स की प्रोपोर्शन सबसे कम है. इनफैक्ट पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही लिक्विड्स हैं, विच आर मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन. एंड जनाब, फिर ये एक्सट्रीम राइट साइड था, ये हमारा गैसेस का था. उसके बाद फिर आ गए थे मेटल एंड नॉन मेटल वाली बात पर. हमने कहा पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट्स को उनके नेचर पे क्लासिफाई किया जाए, तो दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन कंडक्ट द करंट आर कॉल्ड metal, readily conduct the current are metals, and those which cannot conduct the current are called non-metals. तो पीरियोडिक टेबल में अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी को समझे, तो लेफ्ट साइड सारी मेटल थी, सेंटर सारा मेटल था, राइट साइड का शुरू का पार्ट भी मेटल था, और फिर राइट साइड पर एक डायगोनल लाइन मेटलॉइड्स की थी, जबकि राइट एक्सट्रीम राइट साइड सारी किसकी है? नॉन मेटल्स की है. बेटा ये बातें रटने वाली बात नहीं है, ये बात एक दफा सुन ली तो अब याद रहनी ही चाहिए थी. उसके बाद हमने कहा कि अगर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड्स के नेचर को अगर हम थोड़ा सा समझें, तो कंपाउंड के नेचर पर यू शुड नो कि पीरियोडिक टेबल रन्स फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक साइड. यानी एक्सट्रीम लेफ्ट इज बेसिक एंड एक्सट्रीम राइट इज एसिडिक.
ये बातें करने के बाद फिर मैंने आपको चैप्टर का लेआउट समझाया था। और चैप्टर का लेआउट यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस पूरे सेक्शन को एंड में रिवाइज करने बैठोगे ना, तो होगा क्या कि लेआउट जब जहन में नहीं होगा तो आप चीजें कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। हाँ, हर चैप्टर का लेआउट जहन में होगा तो आप आसानी से कनेक्ट कर लोगे। तो व्हाट वाज द लेआउट, कि हमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। वी आर सपोज टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर इन द कैटेगराइजेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमने आपको बताया था मेटल क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो एलिमेंट्स जो करंट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, रेडिली कंडक्ट करते हैं, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। और वो एलिमेंट्स जो करंट को कंडक्ट नहीं करते और दे आर रियली बैड कंडक्टर्स, करंट को और हीट को कंडक्ट करना उनकी प्रॉपर्टी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। और फिर मैंने आपके सामने रखा था मेरा बच्चा कि भाई मेटल की कैटेगरी से हमें पढ़ने हैं दो ग्रुप, ग्रुप 1 मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स, और नॉन मेटल के ग्रुप से हमने पढ़ना है ग्रुप 7 और ग्रुप 8 जो एक्सट्रीम राइट पर आते हैं। दिस वॉज द होल ले आउट ऑफ द चैप्टर, दिस वॉज द होल लेआउट जो हमें आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर। अब बिफोर वी डाइव इनटू द फर्स्ट डिस्कशन, लेट मी जस्ट रिमूव इट। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेटल क्या था। थोड़ा सा दोबारा से मेटल वाला सेक्शन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का लेआउट सबको याद आ गया, तो दोज हु वर देयर और दोज हु वर नॉट देयर इन द प्रीवियस सेशन, दे शुड ऑल नो कि इस चैप्टर में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करनी है। मेटल्स में दो ग्रुप डिस्कस करने हैं, नॉन मेटल्स में भी दो ही ग्रुप डिस्कस करने हैं। सबसे पहला सवाल, सर मेटल क्या होता है? तो डेफिनेशन तो मैंने अभी आपको बताई। क्या डेफिनेशन थी भाई? दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, क्यों कंडक्ट कर पाते हैं भाई? मेटालिक बॉन्ड पढ़कर आए हो, बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्ड पढ़कर आए हो, दोबारा याद दिला देता हूं। तो दोज एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री स्लैश डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। रीजनिंग आपको मेटालिक बॉन्ड में पढ़ाई थी, फिर याद दिला देता हूं। बेटा आपको सर ने ये बताया था कि मेटल के जो एटम होते हैं, जो बच्चे नहीं थे गौर से सुन लेना, हमने क्या सीखा था कि जो मेटल के एटम होते हैं उनके न्यूक्लियाई नेचुरली पावरफुल होते हैं या वीक होते हैं? क्या सिखाया था मेटालिक बॉन्ड में? कि मेटल के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन उनके कंट्रोल में होते हैं या उनके कंट्रोल से बाहर होते हैं? बाहर होते हैं। मेरे बच्चे आपको सिखाया गया था बॉन्डिंग पढ़ाते हुए कि अल्लाह ने तीन तरह के न्यूक्लियस बनाए हैं, एक बहुत पावरफुल, एक बहुत वीक और एक दरमियाने स्टेबल। और आपको ये बताते बताया गया था कि मेटल के न्यूक्लियाई खस्सी होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक होते हैं नेचुरली। इसीलिए वो इलेक्ट, मैंने नहीं औलाद और माँ बाप के रिलेशन की एग्जांपल नहीं दी थी आपको, तो फिर क्या याद रहा आपको कि मेटल के न्यूक्लियाई दिमाग में ठूस लो कि केमिस्ट्री में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी मेटल्स हैं नेचुरली उनके न्यूक्लियाई कमजोर, कमजोर किस सेंस में कि उनकी जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है मेरे बच्चे, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को सही से, बेटा बोलो बोलो, कंट्रोल नहीं कर पाते। केमिस्ट्री में हम ऐसे न्यूक्लियाई को इलेक्ट्रो पॉजिटिव न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो ताकतवर होता है, जो बहुत ज्यादा जो है वो पावरफुल होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। तुमने मुझे तो नहीं देखना, तुमने वहीं घुस जाना है उसके अंदर। हेलो मिस्टर, आपसे कह रहा हूं, आप यहां पढ़ रहे हैं या वो पढ़ रहे हैं? इंसान का दिमाग ऐसे है ना, शर की तरफ फौरन जाएगा। क्या उनकी बात हो रही है उधर तवज्जो नहीं है। क्या कहा हमने फिर से बेटा? मेटल के न्यूक्लियाई, बोलो बेटा, मेटल के न्यूक्लियाई क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव न्यूक्लियाई होते हैं, कमजोर न्यूक्लियाई होते हैं। मेटल के न्यूक्लियाई कमजोर न्यूक्लियाई हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल सही तरीके से नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो बेटा याद करें, हमने आपको डायग्राम बनाना बताया था, और एग्जाम में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड डायग्राम जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। मैं दोबारा से आपको बना के दिखाता हूं बेटा, ये डायग्राम दोबारा से हर एक बच्चे को आनी चाहिए कि ये डायग्राम कैसे बनाई जाएगी। तवज्जो रखेंगे, एग्जामिनर आपसे कहेगा डायग्राम बना के दिखाओ भाई, तो कैसे करके दिखाओगे? आए दिखाते हैं आपको। मेटल का डायग्राम, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से मेटल की बात कर रहे हैं, आप मेटल का डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा?
ये डायग्राम बहुत ज्यादा रिपीट होती है बेटा, आपको डायग्राम ड्रॉ करने का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये मुफ्त के मार्क्स हैं। 2 मार्क्स की डायग्राम आती है, कभी कभी 3 मार्क्स की भी आ जाती है। तो आपने एटम्स बनाने हैं लेयर पैटर्न में बेटा, आपने एटम्स बनाने हैं बेटा लेयर पैटर्न में, और लेयर पैटर्न में एटम्स बनाने का 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद उनकी सराउंडिंग में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स उसके कंट्रोल से, बोलो बेटा, बाहर निकल जाते हैं। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, तो इसीलिए बाहर निकलने का मतलब क्या पढ़ाया गया था एवरीबॉडी इन द क्लास, कि वो फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, आवारा हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं। और क्योंकि वो काबू से बाहर हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं और समझा सकता हूं। आप इस वक्त क्लास के अंदर बैठे हुए हो, कंट्रोल में हो, डिसिप्लिन में हो, कोई भी आपको बाहर से आवाज दे, आप नहीं भाग जाओगे। लेकिन अगर आपको क्लास में कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं होता, फ्री होते, आवारा होते, आजाद होते, तो कोई बाहर से आवाज देता, फौरन निकल जाते। बिल्कुल इसी तरह से मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल के न्यूक्लियाई कमजोर हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को दबोच नहीं पा रहे हैं, दैट इज वाई वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं बेटा, तेजी से डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, लूज कर दिए हैं, तो मेटल एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, बोले, अगर एक चीज नेगेटिव चार्ज को लूज कर रही है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, एक मेटल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने ऐसे करना होता है। मैंने तो बहुत सारे आइटम बना दिए, इतने सारे नहीं बनाने एग्जाम में, लेकिन एग्जामिनर आपसे करेगा, ड्रॉ दी ड्रॉ दी शेप और शो दी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन आयरन। अब बच्चा कहेगा सर आयरन तो पढ़ा है नहीं, अरे मेटल तो पढ़ा है ना, तो मेटल का डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। 3 मार्क्स किस चीज के मिलते हैं बच्चे, पहला मार्क मिलता है लेयर अरेंजमेंट का, दूसरा मार्क मिलता है डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन शो करने का, और तीसरा मार्क मिलता है पॉजिटिव चार्ज शो करने का। ठीक है, इसको लेबल भी कर देता हूं, इसको आप लिखोगे इलेक्ट्रो, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ऑनलाइन वालों क्या लिखोगे इसको, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स है, ये सराउंडिंग में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, एंड दैट इज हाउ अ मेटल इज। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। तो हमने क्या कहा, वापस आ जाएं, पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर में सर ने क्या लेआउट समझाया कि वी हैव टू टॉक अबाउट, बोलो यार, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल में हमने 2 ग्रुप पढ़ने हैं, नॉन मेटल में भी 2, पर उससे पहले ये जानना तो जरूरी था ना कि मेटल क्या होता है। तो हमने कहा मेटल वो एलिमेंट्स होते हैं जो करंट को रेडिली कंडक्ट करते हैं। सर कैसे कंडक्ट करते हैं, तो आपने मेटालिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि करंट की कंडक्टिविटी होती है फ्री चार्ज की वजह से, रीजनिंग के साथ। तो फ्री चार्ज है क्या, नहीं है, भरा हुआ है, भरपूर चार्ज है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, समंदर है फ्री चार्ज का, इसीलिए बेटा रेडिली कंडक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। अब हमने आगे बढ़ जाए, यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक हम लोग सारे क्लियर हैं एवरीबॉडी, यस, चलो गुड हो गया मेरे बच्चों। अब हमने कहा कि मेटल्स को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, जो हमने पढ़ने, अब अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स में। जी जन्नत जुबारिया, कौन कौन से ग्रुप है बेटा, नंबर 1 ग्रुप 1 मेटल्स, ठीक है, ग्रुप 1 मेटल्स जिनको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। बेटा मेरे साथ याद कर लो तो मेरी दुआएं भी साथ मिलेंगी। ग्रुप 1 मेटल्स, या जिनको अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, एंड ग्रुप, ओ सॉरी, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको कन्वेंशनल मेटल्स भी कहते हैं। अयूब याद आ रहा है कुछ है, ट्रांजिशन मेटल्स जिनको कन्वेंशनल मेटल्स भी कहा जाता है मेरे बच्चों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चैप्टर में एक स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस मेटल डिस्कशन। अब उसूली तौर पे तो हमें ग्रुप 1 पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन सर आपको पहले क्या पढ़ाएंगे, ट्रांजिशन, क्योंकि यहां से आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा जिससे आप इस चैप्टर को अच्छे फ्लो में पढ़ पाओगे। तो बेटा हेडिंग बना लेंगे, ट्रांजिशन या कन्वेंशनल मेटल्स की, ट्रांजिशन या कन्वेंशनल मेटल्स की हेडिंग बना लीजिए। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों, ट्रांजिशन या कन्वेंशनल मेटल्स।
अब समझ तवज्जो रखिएगा बेटा, ट्रांजिशन या कन्वेंशनल मेटल। अब सुनने और समझने की बात क्या है, सुनना बेटा। ट्रांजिशन मेटल्स का नाम तो आपने अगर सुन भी रखा होता है तो आपको ये अंदाजा नहीं होता कि क्या होते हैं, लेकिन जैसे ही सर ने आगे लगाया कन्वेंशनल, तो दिमाग, हालांकि गोबर भरा हुआ है दिमाग में, लेकिन दिमाग पिक कर लेता है असल में ट्रांजिशन मेटल्स कौन से मेटल्स हैं जो आम तौर पर कन्वेंशनली मेटल समझे जाते हैं, जो आपने एज अ मेटल देखे हैं, जिनको एक आम आदमी मेटल समझता है, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कह रहे होते हैं। मसलन आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, और कॉमन भी बहुत सारे जो मेटल्स आप देख चुके, प्लैटिनम है, तो ये सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल, आम लोगों ने जिसे मेटल समझा हुआ है। अब चूंकि आपने ये मेटल्स देख रखे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे उन सवालों का जवाब देंगे अपने कंसेप्ट और ऑब्जर्वेशन पर, एंड देन वी विल राइट। बात समझ आ रही है? पहला सवाल सबके जहन में आ गया, कॉपर को जहन में ले आओ, सिल्वर को जहन में ले आओ, गोल्ड को जहन में ले आओ, है जी, कोबाल्ट को, निकल को, इन सबको जहन में ले आओ, जो जो देखा हुआ है आपने, कोई एक भी आ जाए चलेगा। अब मेरे बच्चों, मेरा पहला सवाल बेटा, इन मेटल की सरफेसेस डल होती हैं या शाइनी होती हैं? शाइनी होती। और क्यों शाइनी होती है पता है? क्योंकि इनकी अरेंजमेंट, रीजन भी लिखवाऊंगा मैं एग्जाम में, रीजन है क्योंकि देखो इनकी अरेंजमेंट होती है रेगुलर, और जब रेगुलर अरेंजमेंट होगी ना, तो जब लाइट इस पे पड़ेगी तो वो रेगुलर एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, जब रेगुलर एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी तो शाइन आ जाएगा। ये तो फिजिक्स है ना, कि लाइट जब डिस्पर्स हो जाती है तो रिफ्लेक्शन नहीं आता, लेकिन लाइट जब रेगुलर एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करती है तो रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो मेरे बच्चों, मेरे उन्होंने हालों, अच्छा मैं सवाल दोबारा पूछूंगा और ऑनलाइन वाले भी जवाब देंगे, ऑफलाइन वाले भी जवाब देंगे। तो इन मेटल्स की सरफेसेस बेटा डल होती है कि शाइनी? शाइनी। सर ये मेटल्स जो हैं वो क्या लगता है आपको, स्ट्रॉन्ग होते हैं या बहुत वीक होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। सर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या वीक होगा? सर हाई होगा। सर इनकी डेंसिटी हाई होगी या लो होगी? हाई। सर ये पानी में फ्लोट करते हैं कि सिंक कर जाते हैं? पानी में सिंक कर जाते हैं। लोहा पानी में सिंक कर जाएगा, कॉपर पानी में सिंक, डेंसिटी ज्यादा है ना, तो पानी में क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। यस और नो? सर बड़ा एक अहम सवाल पूछने लगा हूं, सर गुड कंडक्टर होते हैं कि बैड कंडक्टर होते हैं? गुड, जभी तो मेटल्स है, जभी तो मेटल्स हैं, अगर गुड कंडक्टर ही नहीं होते तो मेटल्स में आते ही नहीं। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे, मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सर ये क्या कॉपर के, गोल्ड के वायर्स बन जाते हैं, शीट्स बन जाती हैं, तो क्या मतलब, क्या ये मेलिएबल होते हैं? यस। क्या ये डक्टाइल होते हैं? यस। आखिरी सवाल, मैं फिर लाइन से लिखवा भी दूंगा। आखिरी सवाल मेरे बच्चों, क्या ये मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं? स्टेबल होते हैं कि लेस स्टेबल होते हैं? देखो क्या ऑब्जर्व किया आपने, स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। कैसे? अभी रिसेंटली मैंने किसी ग्रुप को पढ़ाया था, तो मेरे सोशल मीडिया पे भी वो क्लिप चला कि आप देखें, गोल्ड को आप देखते हो, है जी, गोल्ड, अब तो जाहिर है गोल्ड इतना महंगा हो गया है, पहले बहरहाल अभी भी खासतौर पे मेमन लोगों ने तो बड़ा गोल्ड स्टोर किया हुआ है। तो गोल्ड में हम क्या देखते हैं कि आजकल हालात की वजह से गोल्ड पहनने का रिवाज तो खत्म ही हो गया और कॉस्ट की वजह से, लेकिन वो एक ट्रेडिशन चल रहा है कि जब, अब चूंकि मैं भी लड़का हूं, मैं भी बेगम लेकर आया अपनी घर में शादी करके, तो मेरी वालदा की तो खैर डेथ हो चुकी थी, तो मेरे घर में ये एपिसोड डिसकंटिन्यू हो गया। वरना क्या चलता है कि जब बहू आती है घर में, है जी, आपकी कल को बेगमात आएंगी, बेगमात आएंगी, वैसे बनता तो नहीं तुम लोगों की, लेकिन बहरहाल बेगमात जब आएंगी तो वो जो आपकी वालदा होंगी वो एक खानदानी कड़ा निकालेंगी, एक खानदानी अंगूठी निकालेंगी, एक खानदानी ब्रेसलेट निकालेंगी, बोलेंगी बहू ये लो, हाथ में पहनाएंगी, फिर बता देंगी ये खानदानी है। ये बताने का मकसद है कि इसको बेचना नहीं है, और इसके बताने का मकसद है जब दूसरी बहू आएगी तो उसको दे देना है, जब तीसरी बहू आएगी, और फिर आगे नस्ल दर नस्ल चल रहा है, तो वो कई नस्लों से वो चला आ रहा है खानदानी, उसे पहन कोई भी नहीं पा रहा, सिर्फ वो देख कर खुश हो रहे हैं कि खानदानी कड़ा है। लेकिन आपको समझना, केमिस्ट्री समझनी है यहाँ, और केमिस्ट्री क्या है कि सालों से वो गोल्ड का जो एक ब्रेसलेट है वो वैसा का वैसा ही है? अगर वो रिएक्ट कर रहा होता, अगर वो रिएक्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा होता, तो जब आपकी दादी आपकी अम्मी को देती उस वक्त उसका वेट अलग होता, और जब आपकी अम्मी आपकी बेगम को देती तो उस वक्त उसका वेट, साइज चेंज हो चुका होता। अरे इसको छोड़ दीजिए, गोल्ड तो औकात से बाहर हो गया ना, लेकिन कॉपर की वायरिंग तो सबने देखी है, लोहे के माल मटेरियल तो सबने देखे हैं। आप आयरन की बात कर लें, आप आयरन जब इस्तेमाल करते हैं घर में किसी भी चीज में, सालों तक वो चीज रहती है नहीं रहती है सोना। कॉपर की वायरिंग हुई है घरों में,
है। ये क्या ऐसा तो नहीं है कि कॉपर की वायरिंग आपने की और 2 दिन के बाद सारा वायर जो है वो रिएक्ट करके खत्म हो गया, नहीं। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी ये कन्वेंशनल मेटल्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी बेटा बोलो बहुत कम होती है, यानी ये केमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस और नो, डज दिस मेक सेंस? एक बार रिपीट करके फिर लिखते हैं। क्या कहा हमने? सरफेसेस कैसी होंगी, डल या शाइनी? शाइनी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेटालिक बॉन्ड मजबूत, डेंसिटी हाई होगी या लो होगी, पानी में फ्लोट करेंगे या सिंक करेंगे, मैलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, लेयर अरेंजमेंट होगी, और स्टेबल होंगे या रिएक्टिव होंगे? क्या बात, लिखते आगे आप। सब तो पता ही था आपको, माशाल्लाह। चले जी, लिखेंगे इसको। जनरल प्रॉपर्टीज की हेडिंग बना के लिखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारी चूंकि प्रॉपर्टीज आपने अपने दिमाग से बताई हैं तो आपको ऑलरेडी याद है, हम सिर्फ उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो लिखते हैं, और मैं एक एक वर्ड में रीजन भी लिखता जाऊंगा, रीजन के साथ लिखनी होती है प्रॉपर्टी। दीज मेटल्स हैव, तेज लिखिएगा बेटा, शाइनी surfaces due to regular arrangement of particles which reflect light. They have high melting and boiling points due to strong metallic bond. These metals show high density due to compact packing and therefore sink in water. They are malleable and ductile due to uniform layer arrangement which can be sliced. These are chemically stable and therefore show low reactivity. देखो, देखने को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है बट बहुत सिंपल है। They contain sea of free electrons and therefore readily conduct current. बेटा किसी को मसला तो नहीं है, ऑनलाइन वाले बच्चों जी, आप लोगों को बेटा किसी को मसला? गर्ल्स बॉयज, ये प्रॉपर्टीज को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्युटली क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताओ बेटे, क्लियर है? सॉरी, जैसे वायर शीट बनती है जाके देखो कैसे होते हैं। स्लाइस का मतलब ये थोड़ी छुरी से ही स्लाइस करना है, ये थोड़ी लिखा है कि स्लाइस थ्रू अ कॉमन नाइफ। कोई बैठो किसी ज्वेलरी की दुकान में जाके देखो गोल्ड की कटिंग कैसे होती है।
इज दिस क्लियर बच्चे? फातिमा मैं समझा देता हूं। देखो, आप देखा ना मेटल्स में, इनमें अरेंजमेंट कैसी होती है? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है ना, पार्टिकल की लेयर अरेंजमेंट है। तो आप पूरी पूरी लेयर्स को काट सकते हो, हीट करके, लेजर के थ्रू, वट एवर मीनिंग्स के थ्रू पूरी पूरी लेयर को काटते हो। जब पूरी पूरी लेयर को स्लाइस कर सकते हो, जब भी तो आप देखते हो कि वायर्स बन जाते हैं, पतले पतले शीट्स बन जाती हैं। भाई अगर मेरे पास एक आयरन का इतना बड़ा बार है, आई कैन मेक थिन थिन शीट्स ऑफ इट। हाउ? बिकॉज पूरी पूरी यूनिफॉर्म लेयर अरेंजमेंट है, तो आई कैन एक्चुअली स्लाइस द होल लेयर एंड दैट विल कन्वर्ट इट इनटू अ यूनिफॉर्म शीट और अ वायर। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लेयर अरेंजमेंट। अगर ये लेयरिंग नहीं होती तो मेरे बच्चे शीट में कैसे कन्वर्ट होते हैं? आयरन शीट नहीं देखी आपने? आपका जो घर का दरवाजा है लोहे का, वो भी तो असल में एक आयरन शीट ही है, और क्या है जी? तो चाहे अगर आप उसकी कटिंग कर रहे हैं क्रॉस सेक्शनली तो वो वायर बनता है। अगर आप कटिंग कर रहे हैं, स्लाइसिंग कर रहे हैं एक डायमेंशन में, तो वो शीट बन जाएगी। जी बेटा। नहीं, वो तो एल्यूमिनियम शीट होती है। आयरन तो मेन डोर जो तुम्हारा घर का होगा, पूरा पूरा आयरन का है ना। तो क्या अब आयरन में उसमें पिलर्स होंगे आयरन के, और दरमियान में आयरन की मोटी शीट होगी। तो शीट का मतलब ही थोड़ी कि ऐसे हिलती हुई होगी वो, सारा दरवाजा है। ठीक है जी। तो दोनों चीजें बेटा, जो शीट्स में कन्वर्ट होना है या वायर्स में कन्वर्ट होना है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? लेयर अरेंजमेंट पे। लेयर्स है तो लेयर्स कैन बी कट, यूनिफॉर्म लेयर्स कैन बी कट। आप देखें गोल्ड ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है, कितनी बारीकी से उसको काटा जाता है, कितने नफीस डिजाइन बनाए जाते हैं। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लेयर पैटर्न। ठीक है। अगर ये पार्टिकल्स आप देखें, घर में अलमारी जो होती है, अलमीरा, उसमें आपने लेयर बाय लेयर अपने कपड़े रखे हो तो पूरी पूरी एक लेयर निकाल सकते हैं, और सारे मिक्स करके रखे हो तो कोई लेयर नहीं निकाल सकते। एक खींचेंगे सभी निकाल आएंगे। ऐसे ही है ना? इज दिस क्लियर? सॉरी? मिठाई में सिल्वर का वर्क, हाँ। मैंने नहीं देखा, लेकर आओ तो फिर देखूंगा। लेकर आना, वर्क 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 वाली मिठाई लाना। स्टेबल का मतलब है कि वो भाई रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ये ऑपोजिट कंसेप्ट है ना। कि जो एलिमेंट तेजी से रिएक्ट करता है, हम कहते हैं वो बेचैन हो रहा है, अनस्टेबल है। और जो एलिमेंट रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सुकून में है, स्टेबल है। बेटा कोई मसला तो नहीं है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलें। अब मेरे बच्चे, ये जो अभी हमने हेडिंग लगाई थी, क्या लिखवाई थी? जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब यहां पर हेडिंग लगाएंगे, बिफोर वी मूव ऑन टू द अल्कली मेटल्स, यूनिक या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देखो, नॉर्मली मैं सारी प्रॉपर्टीज मिक्स करके करा देता ना, तो सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जामिनर इज ऑलवेज गोइंग टू मेंशन कि वो क्या चाहता है आपसे। क्या बस उसे प्रॉपर्टीज चाहिए या उसे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज चाहिए? और मेरे बच्चे, 90% केसेस में जब सवाल आएगा बेटा, 90% केसेस में जब सवाल आएगा, तो एग्जामिनर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पूछेगा। किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है? वो यूनिक तरीन प्रॉपर्टीज जो अल्लाह ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को खास दी है, किसी और में उनका कोई झलक नहीं है, किसी और में कोई उसका ट्रेस नहीं है, तो हम कहते हैं वो प्रॉपर्टीज की क्या कहलाएंगी? करेक्टरिस्टिक। बेटा ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जब एग्जामिनर पूछेगा या एमसीक्यू में कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो बेटा इनमें से कोई प्रॉपर्टी भी आप कंसिडर बोलो नहीं करोगे। इसीलिए मैंने इनको सेग्रीगेट करके लिखवाया। These are all the properties which are the general properties of these elements. These properties have some traces with other elements as well. भाई मजबूत तो और एलिमेंट भी होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो और चीजों का भी हाई होता है, शाइनी चीजें तो और भी होती हैं। इसीलिए समझना मेरे बच्चे ये है कि करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज पर हम उन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो सिर्फ खास है ट्रांजिशन मेटल्स के। वैसे तो ये बहुत सारी होती हैं, बट आपके सिलेबस में 3 है। पहले ये नंबर मेरे साथ रिपीट कर लो। ये आपके सिलेबस में कितनी है बेटा? 3 प्रॉपर्टीज। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? 3 प्रॉपर्टीज है जिनको आप यूनिक या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहोगे।
और ये नंबर याद होना हमजा हुजैफा बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर याद होगा तो याद रहेगा कि लिखते हुए कि एक लिखिए दो और है। टोटल 3 प्रॉपर्टीज। और मजे की बात क्या है कि तीनों प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल्स लिखनी होती है। यानी यूजुअली क्या होता है कि एग्जामिनर क्या कहता है, राइट डाउन और डिस्क्राइब वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो 2 मार्क्स में देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, 1 की जगह 2 प्रॉपर्टीज लिख के आ जाते हैं। नहीं नहीं बेटा, 2 मार्क्स में आएगा तो एक नंबर किसका है, प्रॉपर्टी का, और एक नंबर है एग्जाम्पल का। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो अच्छा, बल्कि एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि बच्चा प्रॉपर्टी तो इतनी सुन के आता है प्रैक्टिस करके कि उसको पता हो, वो अक्सर प्रॉपर्टी लिख देता है, एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, और हमेशा हमारा बच्चा कहां फंसता है, एग्जाम्पल में फंस जाता है। तो इसलिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज को कुछ कुछ आप समझ लेंगे और कुछ कुछ याद करने वाली चीजें हैं, तो वो आए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप रेडॉक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं। रेडॉक्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जिन्होंने रेडॉक्स पढ़ा हुआ है उनको जल्दी रिलेट हो जाएगा, और नहीं रिलेट होगा तो फिर रेडॉक्स पढ़ें पहले। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नॉर्मली अगर आप याद करें, जब बच्चों हमने रेडॉक्स का चैप्टर पढ़ा था तो वहां हमने आपको बताया था कि भाई ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। ग्रुप 2 की क्या होती है, +2। ग्रुप 3 की पढ़ा था ना भाई, +3। ग्रुप 4 की +4, फिर -3, फिर -2, और माइनस, इसकी हमने बाकायदा प्रैक्टिस की थी, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सीखे थे। और आपको क्या बताया था कि बेटा नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप +2 लेते थे। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या था कि वो कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, लूज करेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सैफ लिख रहे हैं, माय टीचर ऑलवेज हैज टोल्ड मी के मेटल्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव। तो मेरे बच्चे, अब मैं अब सर की तो इज्जत करता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनके उनकी अम्मी ने गोल्ड नहीं दिया होगा उनको, ना उनके घर में लोहे का दरवाजा होगा, ना कॉपर की वायरिंग होगी। हो सकता है उन्होंने सोडियम की वायरिंग कराई हो, तो उस लिहाज से वो ठीक कह रहे हो। बाकी तो कॉपर आयरन, हम हमारी इल्म में तो यही आता है ऑब्जर्वेशन में कि ना कॉपर रिएक्टिव है ना आयरन, मतलब और लो रिएक्टिव है। ठीक है जी, खैर। तो बेटा नॉर्मली जब हम एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन। तो बेटा हर एलिमेंट द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो लगभग फिक्स होता है, सारा क्या होता है, फिक्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दीज एलिमेंट्स शो, बेटा बोले, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्योंकि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख कर आए हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दूं तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां देखें, 2 एग्जांपल आपके सामने रखी। एफईओ में जरा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। तो फिर आयरन पे कितना हो जाएगा, आपको याद है, सिखाया था आपको, आयरन पे कितना हो जाएगा, +2। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस वाले में देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, -6। तो आयरन पे कितना होगा, +6, और 2 आयरन पे +6 है, तो एक पर कितना होगा, +3। भाई जिन्होंने रिडॉक्स मेरे साथ पढ़ा हुआ है ये उनके लिए वर्किंग है, बाकी लोग ये परेशान हो कि क्या बोल रहे हैं सर। रिडॉक्स आप सुन लेंगे तो आपको ये पूरा एक हिस्सा था जो हमने प्रैक्टिस किया है रिडॉक्स के अंदर, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। तो क्या नजर आ रहा है बच्चों, कि देखो FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन कितना है, +2 है, और Fe2O3 में कितना है, +3 है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, उम्मीद है आप कर लोगे। हाँ भाई जतिन साहब पार्टिसिपेट कीजिएगा, युवराज साहब। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो अगेन ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है, -2। 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, -4। तो Mn का कितना होगा, +4। जबकि अगर मैं KMnO4 में आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि भाई KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो वर्किंग क्या करेगी, ये होगा -8, ये होगा +1। तो -8 + 1 इज -7। तो Mn पे कितना होगा, ये मैं मल्टीपल एग्जांपल्स रख रहा हूं और फिर ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जिसने ऑलरेडी रिडॉक्स पढ़ा हुआ था उसे तो ये आना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। क्या देख रहे हैं, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट एक कंपाउंड में अलग है, दूसरे कंपाउंड में अलग है। और एग्जांपल देखें, आपको कहता है भाई
Cu2O और CuO। देखते हैं, यहां देखें ऑक्सीजन का नंबर कितना है, -2। कॉपर में कितना होगा, +2। +2 कितने कॉपर पे होगा, 2 पर, तो एक पर कितना हो जाएगा, +1। जबकि अगर आप नीचे आ जाएं तो नीचे आप देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, -2, कॉपर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा +2। तो आप देखें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। और इसीलिए जब राइटिंग में आपने कंपाउंड लिखा हुआ देखा है तो बेटा देखो इसको, इसको क्या कहते हैं, अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आयरन 2 ऑक्साइड, जबकि दूसरे वाले का नाम लिखूंगा तो लिखूंगा आयरन 3 ऑक्साइड। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ताकि नाम देखकर मुझे पता चल जाए कि इसमें आयरन का ऑक्सीडेज, भाई दिस इज आयरन 2 ऑक्साइड एंड दिस इज, लिखा है ना आपने, केमिस्ट्री में इसका नाम लिखा हुआ होता है तो ब्रैकेट में उसकी क्या लिखी होती है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, या मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कितना है इसमें, 1 है, तो ये दिस इज कॉपर 1 ऑक्साइड। क्या है ये, कॉपर 1 ऑक्साइड। जबकि नीचे वाला क्या है मनाहिल, कॉपर 2 ऑक्साइड है। बात समझ रहे हो, थोड़ी सी नहीं समझ रहे, कि देखो रेडॉक्स में हम ये पढ़कर आए हैं, तो अभी तो हम ये पढ़ नहीं रहे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, लेकिन हम ये आपके सामने एविडेंस दे रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, अनलाइक नॉर्मल एलिमेंट्स, वो फिक्स नहीं होती, बल्कि वो कंपाउंड टू कंपाउंड, बोलो यार, चेंज हो रही होती है। यस और नो, ठीक है जी। और मेरे बच्चे ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप A2 केमिस्ट्री चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप पहली दफा ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, उसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, यस इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, लेकिन वो आपने पढ़नी नहीं है। तो क्या समझ गए आप, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, जबकि नॉर्मल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल नहीं होता, फिक्स होता है। एग्जांपल आपने सारी नहीं देनी होगी, कोई एक एग्जांपल देनी होगी जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी होता हुआ नजर आ रहा हो। क्लियर, आ जाए, सॉरी, आप कंपाउंड लिख दें नाम लिख दें एक ही बात है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव, बोलो बेटा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दूसरी प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं बेटा, ये कमाल की प्रॉपर्टी है और इसमें काफी कुछ याद करना है। दीज एलिमेंट्स फॉर्म, ये याद करना है बेटा, फिंगर टिप, दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, दीज एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं बेटा, और यहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के कलर याद करने हैं। जी हां, याद करने हैं। और ये क्या एग्जाम में आते हैं, जी हां, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं। मैं जितने कलर्स हैं सारे एक साथ लिखवा देता हूं यहां पर एक तरीके से, ताकि याद करना आसान हो जाए। बोलो, प्रॉपर्टी तो ये है कि कलर, हाँ नहीं कलर प्रॉपर्ली, क्या कलर कलर प्रॉपर्ली होता है, नहीं नहीं, जो आपके सिलेबस के मैं सारे लिखवा रहा हूं यहाँ, ट्रांजिशन के लिखें। ये नोट कर लें, अजान के बाद कंटिन्यू।
ओके जी, बैक टू डिस्कशन। दो तीन बातें समझ लीजिए। पहली प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट की, मैंने क्या कहा, तीन यूनिक प्रॉपर्टीज पर हम बात कर रहे हैं। पहली यूनिक प्रॉपर्टी के ट्रांजिशन एलिमेंट अनलाइक नॉर्मल एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उसको प्रूव एविडेंस देने के लिए मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दी। फिर उसके बाद दीज एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, और कलर्ड कंपाउंड्स में फिर मैंने जो ट्रांजिशन के जितने भी कलर्स थे वो लिख दिए आपके सामने। ये कलर्स आपको याद हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते। अगली क्लास में मैं भी आपसे पूछूंगा, और मैंने सॉर्ट करके लिखे हैं, तो आपका दिमाग इनको जल्दी पिक कर लेगा। आपको कॉपर के सारे कलर एक तरफ नजर आ रहे हैं, आपको मैग्नीज एक तरफ नजर आ रहा है, क्रोमियम एक तरफ, आयरन एक तरफ। जब आपको सिर्फ जब जब यही ना पता हो कलर कंपाउंड कितने हैं और फिर कौन कौन से हैं, तो फिर वो डिस्पर्स होने की वजह से याद नहीं होता। यही बिल्कुल याद होगा, हर दफा याद करते हैं बच्चे। दूसरी चीज, बच्चा को कह रहा है ब्रोमीन। अरे ब्रोमीन ट्रांजिशन एलिमेंट थोड़ी है, ये ट्रांजिशन के कंपाउंड कलर लिखे हैं हमने। तो ट्रांजिशन के जो कलर्ड कंपाउंड्स आपके सिलेबस में है वो ये हैं। सर ये क्या एग्जाम में आते हैं? बेटा हर साल आता है, एमसीक्यू में भी आ रहा होता है, कोई ना कोई अननोन कंपाउंड का रेफरेंस कलर दिया हुआ होता है, और एटीपी के अंदर भी आ रहा होता है कि भाई एक एक्स कंपाउंड की बात चल रही है, उसमें बोलता है भाई कलर क्या होगा इसका, या प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्शन में, बोलता है कलर क्या होगा इसका। तो कलर एक सॉलिड मार्क का क्वेश्चन होता है। क्या ये याद नहीं हो सकता? भाई बिल्कुल हो सकता है। आप एक एक ग्रुप ग्रुप करके याद करें, एक एक ग्रुप ग्रुप करके याद करें, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर एलिमेंट का कलर भी आपके सिलेबस में, तो भाई गलती हो गई, लिख दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट है ना वो भी, तो जो आपके सिलेबस में था वो लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे कलर्स ट्रांजिशन की कैटेगरी से आपके सिलेबस में मौजूद है, और ये लिखे हुए नहीं होते। देखो जो एटीपी आता है उसमें आखिरी पेज पे कलर्स लिखे होते हैं, वो आइंस के कलर होते हैं। ये कंपाउंड्स हैं, इनके कलर नहीं लिखे होंगे, ये याद ही कर रहे होंगे। समझ आ रही है बात? और अगर आपको मैं ये बताने वाला पहला हूं, तो मेरे भाई फिर तो बहुत ही अफसोस की बात है कि कितनी अच्छी तैयारी चल रही है अभी तक आपकी। ठीक है जी सर, इसके अलावा हाँ बेटा कोई भी कलर आ सकता है रैंडमली। मैं कह रहा हूं यही है, तो कह रही कोई भी। ट्रांजिशन की यही कलर्स है भाई, ट्रांजिशन की यही कैटेगरी है। बाकी जो आएंगे वो एटीपी में। और कल आप ये पूछे सर क्या और भी कलर्ड कंपाउंड है सिलेबस में इसके अलावा, तो जी हाँ और भी हैं। आप और भी हैं, ट्रांजिशन के यही है, ट्रांजिशन वाली कैटेगरी से यही है जो आपको याद करने हैं। और बच्चे बड़ा मर मर के मैंने देखा है, कॉपर सल्फेट उनको याद होता है ब्लू कलर का। जब कॉपर आएगा ब्लू लिख के आ जाएंगे। एग्जामिनर भी ट्रेंड हो गया है कि वो जब कॉपर का कंपाउंड आता है वो ब्लू लिख के आ जाते हैं। अब एग्जामिनर ने कॉपर सल्फेट पूछना ही छोड़ दिया, वो कॉपर कार्बोनेट पूछता है, उस पर भी ब्लू लिख के आ जाते हैं। उनको बस ब्लू याद हो गया है, बस ब्लू है, पानी पानी से उनको बस ब्लू याद रहता है। खैर, तो बेटा ये अलग अलग कलर्स है, ग्रुप बाय ग्रुप याद करें, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, याद हो जाते हैं बार बार गो थ्रू करने से। आखिरी प्रॉपर्टी लिखेंगे और ये टॉपिक ट्रांजिशन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी बड़ी अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दीज एलिमेंट्स एंड देयर, तीन प्रॉपर्टीज हैं जो यूनिक हैं, और ये याद करने वाली प्रॉपर्टीज हैं, फिंगर टिप पे गो थ्रू करने वाली हैं। दीज एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर commonly used as catalysts. These elements, ऑनलाइन वालों, these elements and their compounds are commonly used as catalyst. वर्ड कैटलिस्ट ये आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, कम से कम तीसरी बार सुन रहे हो आज। पहली बार कहां सुन, तीसरी भी नहीं, चौथी बार सुन रहे हो शायद। पहली बार आपको आपको पढ़ाया गया जब केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ाया गया आपको। दूसरी बार आपको पढ़ाया गया जब स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ाया गया आपको। तीसरी बार आपको पढ़ाया गया जब रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ाया गया, और चौथी बार अब आ गया, आखिरी बार ये आ रहा है कैटलिस्ट का वर्ड। क्या होता है कैटलिस्ट? वो एक्सटर्नल एजेंट जो किसी रिएक्शन में यूज होता है उसको स्पीड अप करने के लिए बाय डिक्रीजिंग दी एक्टिवेशन रेट। बेटा अब ट्रांजिशन एलिमेंट और उनके कंपाउंड को केमिस्ट्री में कॉमनली एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और आपके पूरे सिलेबस में चार एग्जांपल्स हैं। पूरे सिलेबस में चार एग्जांपल्स हैं। सर वो चारों याद होनी चाहिए? जी हाँ, सिलेबस की है तो चारों याद होनी चाहिए। वो चारों एग्जांपल सिलेबस में जिसमें ट्रांजिशन एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वो एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए। मजे की बात यह कि चार में से दो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दो आपको ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, और दो आगे आएंगी। मैं यहाँ चारों लिख देता हूं। पहले जो पढ़ी हुई है वो एग्जांपल याद दिलाता हूं। याद करो बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हेबर प्रोसेस नाम का कुछ पढ़ाया गया था? है जी, हेबर प्रोसेस नाम का एक टॉपिक पढ़ाया गया था। और क्या था हेबर प्रोसेस? आयरन नाइट्रोजन का किसके साथ रिएक्शन? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन टू मेक
अमोनिया गैस मेरे बच्चे, दिस वाज अ मेथड, दिस वाज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। और इसमें कैटलिस्ट कौन यूज होता था? आयरन। आयरन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल भी आपने इसी चैप्टर में पढ़ा था। कौन सा प्रोसेस? कांटेक्ट प्रोसेस। साइड बाय साइड आपने पढ़ा था बेटा। कांटेक्ट प्रोसेस जिसमें क्या होता था? सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके, ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट किया जाता था? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर, जाहिर भाई दूसरा बंदा का है। हाँ, क्यों मेरे सामने खा जाऊंगा क्या? मेरा सवाल ये है कि दूसरा क्या क्यों है? वो मेरे अलावा कोई टीचर है बी बिल्डिंग में? नहीं है, तो फिर आप ही दूसरा क्या कर रहे हैं? आ रहा हूं मैं क्लास खत्म करके जरा। अच्छा जी, 2SO2 + O2 बेटा, ये कांटेक्ट प्रोसेस था, ये भी आप पढ़ कर आए हो। कौन सा इसमें कैटलिस्ट यूज होता था बच्चों? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। जुबारिया, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, जो अगेन वेनेडियम क्या है? ट्रांजिशन मेटल है, और ये इसका कंपाउंड है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। बेटा ये दो एग्जांपल्स तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। सर इन करेक्टर्स बेटा रीजन नहीं है सिलेबस में, युवराज यार ये कहां से लाए हो तुम इसको पढ़ के? तुम्हें रीजन सुनना है ना, तुम मेरी A2 केमिस्ट्री का हसनैन से फीडबैक वो ले लो, लेक्चर। उसमें भी ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा चैप्टर है। उसमें डिटेल में पूरे 7 सेशंस हैं ट्रांजिशन एलिमेंट पर, और इन्हीं प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन है। वो आप डिटेल में सुने, इंशाल्लाह तबीयत हरी भरी हो जाएगी। अबे भाई कह रहा हूं नहीं अजीब। तुम तो प्राइवेट बच्चे भी नहीं हो युवराज, तुम एक स्कूल गोइंग बच्चे हो यार, क्या कर रहे हो? जतिन उसको कोई इंजेक्शन लगवाओ यार। हाँ, दोस्त है ना तुम्हारा ही, उसको कोई लगवाओ मोटा वाला इंजेक्शन। शिव, लेकिन शिव अब सेट हो गया। A2 में सेट हुआ है ना वो। हाँ, अब तुम्हारा भाई तो A2 में ही है ना, उसी से पूछ लो यार, वही तुमको बताएगा कि इसकी रीजंस क्या है। चलो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बाद बेटा ये दो एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हैं। दो एग्जांपल सिलेबस में आगे आएंगी, लेकिन अभी यहां पर लिख देते हैं ताकि एक जगह पर हो जाए सारी। ठीक है। तीसरी एग्जांपल आएगी बेटा गाड़ियों में मौजूद कैटेलिटिक कन्वर्टर की। गाड़ियों में मौजूद किसकी बेटा? जल्दी जल्दी बेटा। कैटेलिटिक, नाम सुना है कैटेलिटिक कन्वर्टर का? गाड़ियों में लिखा होता है, जो लोग ड्राइव करते हैं गाड़ियों के बारे में बता सकते हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग करवा रहे हैं, कैट क्लीनिंग हो रही है। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? एक सिस्टम लगा होता है जो गाड़ी में पैदा होने वाले पोल्यूटेंट्स को, उनकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? गाड़ी में जब आपका पेट्रोल जल रहा है तो उसमें एक पोल्यूटेंट गैस बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ ही साथ एक और पोल्यूटेंट गैस बनती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये दोनों गाड़ी के इंजन में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, एग्जॉस्ट में प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और ये दोनों हाईली टॉक्सिक गैसेस हैं। और अगर ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाए तो नुकसान पहुंचाएंगे अलग अलग तरह का। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में एयर ने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन अभी एग्जांपल एक जगह आ जाएंगी सारी। तो मेरे बच्चे ये क्या करते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर में, कि इसका ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, तो अल्टीमेटली ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रह जाता है नाइट्रोजन। ये होता है, और ये रिएक्शन होता है प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो तीसरी एग्जांपल क्या है बेटा? प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट। प्लैटिनम की एग्जांपल है जो कि अगेन ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैं क्या बता रहा हूं बेटा? आपको 4 एग्जांपल्स जो चारों आपके सिलेबस की हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। चौथी और आखिरी एग्जांपल सुनेंगे, और उसके बाद एक अनाउंसमेंट, और उसके बाद अल्लाह हाफिज आज के लिए कर देंगे। कैटेलिटिक कन्वर्टर के बाद आ गया हमारे पास लास्टली मार्जरीन सिंथेसिस। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। मार्जरीन सिंथेसिस, ये मार्जरीन क्या होता है? वो जो ब्लू बैंड का खाते हो सर्दियां आती है और ज्यादा, टोस्ट पे लगा लगा के जो ब्लू बैंड का आप खा रहे हो, दैट इज नॉट बटर, दैट इज मार्जरीन। उस पे लिखा होता है ये मक्खन नहीं है, लेकिन मसला ये कि आपको मक्खन समझ के ही खा रहे होते हो उसको। मार्जरीन और बटर में फर्क क्या होता है? बटर नेचुरल होता है और हेल्दी भी होता है, मार्जरीन नेचुरल भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं है। लेकिन आप तो उसे हेल्थ कॉन्शियस होकर कि भाई मैं डाइटिंग कर रही हूं तो मैं मार्जरीन खाऊंगी, वो दैट इज नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। खैर, बटर खाएं, वो नूरपुर का आता है। अच्छा जी, तो मार्जरीन सिंथेसिस में क्या होता है? अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे तो डायरेक्ट समझे कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, समझो, वो जो आप ये तो कह रहे हो कि वेजिटेबल ऑयल, कनोला ऑयल नुकसानदेह है, लेकिन उससे बना हुआ मार्जरीन हेल्दी समझ के खा रहे हो। क्या बात है, क्या चवल है कि ऑयल तो हमने नहीं खाना, उसको कम करना है, लेकिन उसी ऑयल को सेचुरेट करके मार्जरीन बनती है, वो हम यूं टोस्ट में लगा लगा के हेल्दी समझ के खा। चलो खा लो, लेकिन उसको हेल्दी तो मत समझो। तो वेजिटेबल ऑयल को
जब हम हाइड्रोजिनेट करते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो मेरे बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है मार्जरीन में। मार्जरीन इज सिंथेटिक, इट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट यूज होता है निकल। इसमें क्या यूज होता है भाई? निकल। ठीक है जी। तो ये आपके सिलेबस की चारों एग्जांपल्स मैंने एक जगह कर दी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एज, बेटा बोलो, कैटलिस्ट। तो वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करके, ये चार एग्जांपल्स आ गई। ट्रांजिशन एलिमेंट कंप्लीटली क्या हो गया बेटा? सुनो सुनो सुनो, खत्म हो गया। समझ आ गई? जनरल प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गई, यूनिक प्रॉपर्टीज 3 है, विद एग्जांपल्स है, प्रॉपर्टीज याद करनी है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन जब पास पेपर खोलोगे तो लिखेगा ना कैसा आता है। अच्छा, एक बात सुन लीजिए। मेरे बच्चे, आपके ग्रुप्स में मिड टर्म्स अनाउंस कर दिए गए। आपके मिड टर्म्स को ब्रेक किया गया है, जैसा कि हमने कहा कि आपका दिसंबर का जो 21 से 24 वाला विंडो है, उसमें आपका पेपर 1 है, यानी एमसीक्यू पेपर है, और उसके बाद जनवरी के अंदर आपका पेपर 2 है। तो इनफ टाइम वुड बी इन बिटवीन एवरीथिंग। तो एक तो नंबर 1, एग्जाम छोड़ना ऑप्शन नहीं है। जिसने मिड टर्म एग्जाम नहीं दिया, चाहे वो ऑनलाइन वाला बच्चा हो या ऑफलाइन वाला बच्चा हो, चाहे उसने इस मंथ ज्वाइन किया हो या शुरू से पढ़ रहा हो, मिड टर्म एग्जाम अगर आप नहीं देते हैं, यू विल नॉट बी इंटाइटल फॉर द फर्दर क्लासेस, यू विल बी किक्ड आउट विदाउट एनी फर्दर नोटिफिकेशन। दैट्स वेरी सिंपल। तो आप मिड टर्म छोड़ तो सकते ही नहीं है, चाहे रीजन कुछ भी हो। आपको 15 दिन पहले बताया जा रहा है, पूरे महीने का टाइम टेबल, सिलेबस सब डाल दिया गया है। तो इसलिए ये एक्सक्यूज इंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आप मिड टर्म छोड़ दिया, मैं यूं हो गया वो हो गया। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई ऐसी कोई चीज आ गई, प्रायरली आपके घर से आपका गार्जियन कॉल करेगा, मेरी टीम में से किसी को इन्फॉर्म करेगा, तो देखा जाएगा कि वो इशू कंसिडरेबल है या नहीं। अदरवाइज यू हैव टू बी देयर इन द एग्जाम। एग्जाम को छोड़ना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एनीबडी हु हैज ज्वाइंड राइट नाउ, और जो है ना पहले से पढ़ रहा है। ठीक है जी, एक तो ये चीज है। अनाउंसमेंट हर ग्रुप पे हो गई है, तो फिर ये चबलों वाली बात मत करोगे कब से हो रहे हैं, कब। ग्रुप देखो अपना के क्या हो रही। ठीक है, जो कहीं जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, मिड टर्म की डेट्स इसीलिए अनाउंस हो गई हैं, वो देख ले। अगर किसी की टिकट्स हुई हुई है तो टिकट्स की डिटेल शेयर कर दे, उसके लिए फिर कुछ करते हैं अरेंजमेंट। ठीक है, टिकट्स और वीजा की डिटेल भेज देगा, वेरीफाई करने के बाद सोच लेंगे। और 50 मिनट्स का नहीं होगा, इट वुड बी एज पर योर कैम्ब्रिज पैटर्न। तो इसलिए आपका जो पूरा एग्जाम ड्यूरेशन होगा वो कैम्ब्रिज पैटर्न वाला ही होगा। ठीक है जी। तो लगाओ गुद्दी पे, लगाओ उसके। ठीक हो गया। अब आ जाए, हेडिंग बनाए मेरे बच्चों, अल्कली मेटल्स। अब हेडिंग बना लें, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स। इंशाअल्लाह ताला यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।